अध्याय में देखिए आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मेंडल का पूरा नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसने एक मटर का पौधा लिया था और उस पर प्रयोग किए थे। तो देखो 3 प्रकार के नियम दिए थे। एक प्रभाविकता का नियम, दूसरा युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम, या पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए इसमें सबसे पहले नियम की बात करें तो 2 पौधे लिए थे। एक शुद्ध लंबा टी का मतलब दोनों में कैपिटल टी है, ये शुद्ध लंबा है। और एक पौधा लिया था शुद्ध बोना। इन्होंने क्रिया करवाई, देखो इस टी की इस टी से पहले बड़ा टी, फिर छोटा टी, फिर इस टी की इस स्मॉल टी से बड़ा टी छोटा टी, फिर इस टी की इस टी से बड़ा टी छोटा टी, फिर इसकी इससे क्रिया करवाई। तो सभी पौधे देखो एक प्रकार के प्राप्त होते हैं, जिसमें एक कैपिटल टी आता है। इसका मतलब है कि ये लंबे ही हैं सभी पौधे, यानी बोनेपन के लिए दोनों स्मॉल टी होना जरूरी है। ये सभी पौधे एक जैसे प्राप्त हुए हैं, लंबे पौधे प्राप्त हुए। सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे पौधे प्राप्त हुए, यानी जिसमें एक कैपिटल टी है, इसका मतलब वो पौधा तो लंबा है। अब फिर देखिए दोबारा दूसरी पीढ़ी में फिर इन्होंने संकरण करवाया। तो देखो अब आप इस कैपिटल टी की इससे क्रिया करवाओ। 2 पौधे ये ले लिए, एक इनमें से 2 पौधे ले लिए, इस कैपिटल टी की इसके साथ क्रिया कराओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। फिर इस कैपिटल टी की इस स्मॉल टी से क्रिया करवाओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस स्मॉल टी की इस कैपिटल टी से क्रिया कराओगे, पहले कैपिटल टी लिख दो बाद में स्मॉल, और फिर इस स्मॉल टी की इस स्मॉल टी से क्रिया कराओगे, दोनों स्मॉल टी। अब देखो फिर ये F2PD है, इसमें आपको देखने पर शुद्ध लंबा क्योंकि कैपिटल टी है, और शुद्ध बोना, यानी लंबे की बात करेंगे, लंबे और बोने का अनुपात पूछे तो देखो 4 में से 3 लंबे हैं। इसका मतलब 75% पौधे हैं वो लंबे हैं और 25% पौधे हैं वो बोने हैं। लेकिन यह पूछ लिया जाए अलग अलग जीन प्रारूप इनका, यानी लक्षण प्रारूप पूछे तो देखो 3 लंबे हैं। अगर आपको पूछे लक्षण प्रारूप तो 3 तो लंबे और 1 बोना। और अगर जीन प्रारूप पूछ लिया जाए तो देखो एक शुद्ध लंबा कितना है 1, ये पौधे कितने 2, शुद्ध बोना कितना है 1:2:1। और उसके बाद अपन बात करें तो ये देखो दोनों में क्या आ रहा है स्मॉल टी। यहां पर एक में कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी 50% पौधे हैं वो तो ऊपर में हमने ऐसे ही पौधे लिए थे दोनों। अब सभी एक जैसे थोड़ी हुए हैं, वो इन पर डिपेंड करता है कि ये पौधे जनकों से हमें क्या मिलता है, वंशानुगत का अध्ययन किया जाता है इसमें। इसलिए शुद्ध लंबा पौधा ये 25%, ये भी 25%, और ये 4 में से 2 हैं, इसका मतलब 50% पौधे ये प्राप्त हुए हैं। और इस प्रकार ये मेंडल के 2 नियम हैं, युग्मकों की शुद्धता। हाँ तो देखिए ये इसमें आपने जो पौधे लिए थे हमने सभी 100% लंबे, लेकिन इसमें देखिए बोनेपन के लिए दोनों स्मॉल टी, यानी 100 भाग है वो बोनेपन के पौधे प्राप्त हुए हैं। एक इसमें आपने देखा होगा कि केवल लंबेपन के लिए 1 टी हो गया, मतलब लंबा है, यानी लंबेपन के लिए प्रभावी लक्षण है वो कैपिटल टी है। प्रभावी लक्षण है वो कैपिटल टी है।
लेकिन बोनेपल के लिए दोनों टी होना जरूरी है। अकेले टी के लिए कोई प्रभावी नहीं है। देखो स्मॉल टी जहां से व्यवहार कर रहा है वो अप्रभावी है, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ रहा। हम तो लंबाई बोल रहे हैं इसको, देखो इसको भी लंबा बोल रहे हैं, इसको भी लंबा बोल रहे हैं, यानी जहां पर कैपिटल टी है ये अपना प्रभाव दिखा रहा है, ये लक्षण प्रभावी है। प्रभावी लक्षण है कैपिटल टी और अप्रभावी लक्षण है वो है स्मॉल टी। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण यानी एफएनपीटी में जो लक्षण प्रभावी होते हैं वो प्रभाविकता का नियम, और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो अप्रभाविकता में आते हैं। नियम है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। स्वतंत्र अपव्यवन के नियम में दिखाइए आपको दो प्रकार के पौधे, जैसे मैं एक पौधा लेता हूं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी इस पौधे को नाम दिया गया है गोल व पीला आकार और रंग के आधार पर, और एक पौधा लिया है स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस पौधे का रंग तो लिया है हरा, हरे व जूरीदार। इन पौधों के मध्य क्रॉस करवाया है, तो देखिए इनके युग्म बनते हैं वो इस प्रकार हैं कि इस आर के साथ में पहले इसके युग्म बनाओगे सब में आर वाई, और इनके आपस में युग्म बनाओगे किसी के साथ भी तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, और अब इन दोनों के फिर से युग्म बनाने हैं आपको। तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन दोनों के युग्मों को फिर आपस में मिलाया। तो अब आपको क्या करना है, एक सारणी बनानी है, और उस सारणी में चार प्रकार के युग्म लेने हैं आपको। और देखो एक बार इस आर के साथ बड़ा वाई लो, एक बार इस आर के साथ छोटा वाई, एक बार स्मॉल आर के साथ बड़ा वाई, एक बार स्मॉल आर के साथ छोटा वाई, चार प्रकार के युग्म बनाओ आप, यानी कैपिटल आर के साथ में बड़ा वाई, कैपिटल आर के साथ में छोटा वाई, स्मॉल आर के साथ में बड़ा वाई, स्मॉल आर के साथ में छोटा वाई, ऐसा के ऐसा ही सेम के सेम इस तरह लिखो, कैपिटल आर के साथ में बड़ा वाई, कैपिटल आर के साथ में छोटा वाई, स्मॉल आर के साथ में बड़ा वाई, स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई। और अब जैसे जैसे जिसके सामने जो भी बॉक्स है उसमें आपस में मिलाकर लिखो इनको। तो देखो जब इनको आपस में मिलाओगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसा हो जाएगा, यानी दोनों ही तो आर है, दोनों ही बड़े वाई है। फिर अब ये है तो इसके नीचे यानी ये और ये मिलाकर इसके सामने, यानी इस बॉक्स में जो भी मिलेगा वो इसको जोड़ना है ऊपर वाले के साथ में। तो देखो आर तो दोनों कैपिटल है, वाई एक बड़ा है एक छोटा है, फिर देखो एक आर बड़ा एक आर छोटा, वाई दोनों ही कैपिटल, फिर बड़ा आर छोटा आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर देखो इसके साथ में जोड़ो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसके साथ जोड़ो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर वहां पर बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, फिर यहाँ पर बड़ा आर छोटा आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई, और फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसी प्रकार से इस बॉक्स में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर स्मॉल आर वाई। क्या दिखाई दे रहा है? यह है मेटल के स्वतंत्र अपव्यवन का तीसरा नियम, यानी आपको मैंने दो प्रकार के पौधे लिए थे, एक गोल व पीला, एक हरा व झुर्रीदार, और इनको पहले इनके युग्म बनाए थे आपस में, इनके खुद में क्रॉस करवाया तो एक बड़ा आर लिया एक छोटा वाई बड़ा वाई लिया, एक इसमें से छोटा आर छोटा वाई,
फिर इनके आपस में युग्म बना तो देखो एक साथ मिलाकर लिख दो, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनके खुद के 4 युग्म बनते हैं, यानी एक बार इस आर के साथ में ये लिखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसके साथ ये लिखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसके साथ ये क्रिया करवाओगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर इसके साथ में इसकी क्रिया कराओगे स्मॉल आर। ये 4 युग्म बनते हैं और ये चारों हमने उस साइड पर लिखा है और नीचे भी लिखा है। अब देखिए आप में कितने ऐसे समान रूप से ऐसे कितने पौधे हैं जो एक जैसे प्राप्त होंगे, ऐसा आपको इनमें मिलेगा लक्षण प्रारूप। तो यानी जिसमें 1/r और 1/y वो होगा एक प्रकार के पौधे, यानी 9:3:3:1। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पौधे वो हैं जिनमें बड़ा आर है बड़ा वाई। फिर देखिए आपको ये पौधे कितने हैं जिसमें केवल कैपिटल आर आ रहा है और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई के पौधे कितने हैं? देखिए एक तो ये रहा और एक ये रहा 2 और एक ये रहा, यानी 3 ये पौधे हैं। इनके इस प्रकार से एक ये देखो एक ये सिंगल पौधा है, ये इस प्रकार का, यानी ये तो इनका लक्षण प्रारूप है। और अगर आप एक एक इनका जीन प्रारूप देखोगे अलग अलग, तो जीन प्रारूप ऐसा सेम का सेम कितने पौधे हैं, ऐसे सेम के सेम एक ही पौधा है यहाँ पर। फिर इनसे आप तुलना करो कि ऐसे पौधे कितने हैं जिसमें दोनों ही तो बड़ा आर और एक बड़ा वाई और एक छोटा वाई हो, ऐसे आपको कितना है? देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा 2 और 2 ही, तो इसमें 2 लिखो, यानी ये आ गया और ये खुद आ गया, ये हो गया। फिर इसमें देखो आप बड़ा आर छोटा आर दोनों ही बड़े वाई, इस प्रकार से चलोगे तो आप इनको रोक लेना क्योंकि ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप चेक कर सकते हो कि ऐसे कितने हैं और इसका जीन प्रारूप लिख सकते हो। ये मेंडल के तर्क के नियम है। अब देखिए इसके बाद आगे लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण का चैप्टर है, इसी में किस प्रकार से होता है देखो लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन में पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं और 44 सेम होते हैं, यानी 44 गुणसूत्र इसी में भी सेम होते हैं, इसमें भी सेम होते हैं। और अगला गुणसूत्र है 2 गुणसूत्र वो भिन्न भिन्न होते हैं, यानी पुरुष में होते हैं इनको लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। पुरुष में तो अक्ष वाई और महिला में अक्ष अक्ष। तो इन भिन्नों वाले का तो ये समान है, इनकी तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए इसको तो आप भूल जाओ और इन पर चलो। लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है देखो, पुरुष का मतलब है नर होगा, उसमें गुणसूत्र होंगे अक्ष वाई, और महिला होगी उसमें गुणसूत्र होगा अक्ष अक्ष। अब देखो इस अक्ष को इस अक्ष से क्रिया कराओ अक्ष अक्ष, इस अक्ष को इस अक्ष से क्रिया कराओ अक्ष अक्ष, इस y को इस अक्ष से क्रिया कराओ अक्ष y, और इस y को इससे क्रिया करवाओ अक्ष y। अब देखिए आप दो ये क्या है, ये स्त्री, ये भी स्त्री, ये पुरुष और ये भी पुरुष, मतलब 2 ही तो स्त्री हैं 2 ही पुरुष हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पुरुष है, क्योंकि इसके पास अलग अलग गुणसूत्र है। अगर इसका ये वाई गुणसूत्र इसके साथ जुड़ेगा तो ही पुरुष का जन्म होगा, जबकि यहाँ पर तो दोनों समान ही गुणसूत्र है अक्ष अक्ष। अगर ये चाहे इस अक्ष के साथ जुड़ेगा तो भी वही बात है, अक्ष इसके वाई के साथ जुड़ेगा तो भी वही बात है, इसके तो दोनों ही सेम है। लेकिन ये पुरुष के गुणसूत्र अगर भिन्न भिन्न है, इसका वाई गुणसूत्र जिसके साथ जुड़ेगा तो वो पुरुष पैदा होगा, और अगर अक्ष गुणसूत्र जुड़ेगा तो स्त्री पैदा होगी।